तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां जाविन आसिन की बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जहां पर आसिन जाविन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा कि मुझे आपको ये सब दिखाना पड़ा। मेरे इसमें से कुछ घाव ऐसे हैं जो कि अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं और जो ये मेरी चोटें हैं वे मेरी पूरी बॉडी को कवर कर चुके हैं। जाविन ये देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि कहीं ये सभी चोटें उसी से तो नहीं ना लगी हैं। तो आसिन इस पर कहता है कि हाँ, मुझे ये सभी चोटें डायमेंशनल क्रिएचर का सामना करने की वजह से लगी है और ये आगे बोलता है कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें और मुझे केवल ही उनका सामना करना पड़े। तो जाविन इस बात को सुनकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है। तो आसिन विंडो की खिड़की को खोलते हुए बोलता है कि जब से इस दुनिया में म्यूटेशन चालू हुई है तब से अनगिनत सोल्जर जो कि बॉर्डर्स पे हैं वे हमारी रक्षा करने पे लग गए हैं। ऐसे कई सारे ह्यूमंस है जो कि उनसे फाइट कर कर हमारी जानों को बचा रहे हैं जिससे कि हम यहाँ पर पीसफुली रह पा रहे हैं। और सच बताओ तो ज्यादातर लोगों को ये भी पता नहीं है कि आधे से ज्यादा सोल्जर इस सेफेस्ट जोन को प्रोटेक्ट करने में मारे जाते हैं। और सच बताओ तो हाल ही में कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है क्योंकि बहुत सारे डायमेंशनल बीस्ट डायमेंशनल एरिया के बैरियर को तोड़कर सेफेस्ट एरिया में आना चालू कर दिए हैं और जो फेडरेशन के लोग हैं वे अभी इसके बारे में पता कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जाविन इन बातों को सुनकर अपने मन में कहता है कि वो तो इसी की वजह से जो वे सरपेंट बीस्ट था वे मेरे कॉलेज में आ गया था और मुझ पर हमला कर दिया था। वो तो ये ऐसा है कि वे सभी डायमेंशनल एरिया को तोड़कर वहाँ पर आए थे। तभी आसेंग आगे बोलता है कि ये उससे भी ज्यादा बदतर है जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आगे बोलता है कि यहाँ पर ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए हैं कि आखिरकार वे डायमेंशनल क्रिएचर हमारे सेफेस्ट जोन में क्यों आ रहे हैं और वे भी इतनी ज्यादा संख्या में। बस हमें इसके बारे में एक बार ये पता चल जाए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है जिससे कि हम उसे रोक पाएंगे, वरना आगे जाके यहाँ की हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि हाल ही में ऐसे बहुत सारे हादसे हो रहे हैं जिसमें कि एक माउंट कोजी का भी था जहाँ पर कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो जाविन इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और ये जाविन से आगे कहता है कि यही वजह है कि हम लोग आपको इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, पर अब आप चिंता मत कीजिए, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। अगर आपको जाने की मर्जी नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं। पर माउंट फूजी वाले हादसे में हमने हमारे एक साथी को अपने हाथों पे ही मरता देखा था। हो सकता है कि फ्यूचर में आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। अगर आपके पास इतनी पावर नहीं हुई कि आप अपने फैमिली और अपने चाहने वाले की मदद कर सके, तब आपको फ्यूचर में इन्हीं सभी चीजों का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर आपके हाथों में ही आपके चाहने वाले मारे जाएंगे। आखिर में मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में एक बार और सोच लीजिए क्योंकि ये जिंदगी में मिलने वाला सिर्फ एक रेयर चांस है जो कि मुझे लगता है कि आपको ऑब्टेन कर लेना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे समझाने से आपको कुछ समझ में आया होगा, तो इसीलिए प्लीज आप सावधानी के साथ डिसाइड कीजिएगा कि आपको जाना है या नहीं, क्योंकि इसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। पर इसके बावजूद भी जाविन यहाँ पर इसे मना करते हुए कहता है कि तुम्हारा मुझे ये सब बताने के लिए शुक्रिया, पर मैं अभी भी अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंस हूँ और मैं सच में वहाँ पर नहीं जाना चाहता। सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ही नहीं उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी। शुक्रिया आप सभी को मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, पर मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं इसके लिए हाँ करता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। मैं यहाँ पर खुश तो नहीं रहूंगा क्योंकि किसी और की अपॉर्चुनिटी को लेकर मैं यहाँ पर अपने आप को ग्रेट दिखाऊं। भले ही यहाँ पर मैं इस अपॉर्चुनिटी को खो रहा हूँ, लेकिन मैं बाकी सभी की रक्षा करने के लिए कहीं और से इनफ पावर को खोज लूंगा। तो इस बात को सुनकर आसिंग यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि जैसा कि मैडम ने कहा था कि भले ही तुम दोनों रियल के ब्रदर नहीं हो, पर इसके बावजूद भी तुम दोनों का गुस्सा एक जैसा है। तो जाविन इस बात को सुनकर अपने मन में कहता है कि आखिरकार तुम ये चीज हमारे साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो। और इसके बाद ये दोनों कुछ देर तक और बातें करते हैं और साथ ही जाविन यहाँ पर अपने मन में ये सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे बेवकूफ फादर कहाँ चले गए, उन्हें तो इस समय सिस्टरलैंड के आसपास ही रहना चाहिए था। अब इसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाविन अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर जाविन आसिंग के बातों के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन तभी इसकी नजर हमारे बकरी पर जाती है, जिसे देखकर ये अपने मन में सोचता है कि मान लो अगर हमारे घर में एक एपिक क्लास का क्रिएचर आ भी गया तो मुझे लगता है कि ये बकरी उसे तुरंत ही मार डालेगा। जिसके बाद ये आगे सोचता है कि आखिरकार मेरे उस सपने का क्या मतलब था जिसे कि मैंने देखा था। मुझे लगता है कि वे सपना नहीं था, वे रियल है। अब इन सभी के बाद जैसे ही जाविन अपने गेम को चालू करता है तो वैसे ही इसे दैट ट्री के आइकन के पास एक नोटिफिकेशन दिखता है। ये जैसे ही इसे देखता है ये यहाँ पर हैरान होते हुए बोलता है कि अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। अब इसके बाद जाविन जैसे ही डेड ट्री के पास जाता है तो इसे डेड ट्री पे एक डायमेंशनल
डायमेंशनल फ्रूट मिलता है। जाविन इस एग को लेकर हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो देखने में एकदम डायमेंशनल एग की तरह लग रहा है। अब इसके बाद ये जैसे ही इसके स्टेटस को देखता है, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी एट्रीब्यूट थे वे उसी मास्क वाले डॉक्टर के थे। ये यहाँ पर डेड ट्री को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि सच में मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इस ट्री को छूने वाले के सभी एट्रीब्यूट मिल जाएंगे। जिसके बाद ही ये फिर से उस एग को देखते हुए बोलता है कि ये तो एक एपिक क्लास की एग है, यानी इसे हैच करने में मुझे थोड़ी सी तो मुश्किल आएगी। ये आगे बोलता है कि हाँ, ये थोड़ा सा तो रिस्की होगा, लेकिन मैं लेजेंडरी क्लास के सिर्फ बॉटम पर हूँ, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही चाहिए। हो सकता है इसे हैच करने के बाद मेरे एट्रीब्यूट बढ़ जाएं। अब इतना कहते हैं जाविन इस एग को हैच करना स्टार्ट कर देता है। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर जाविन का हैच सक्सेसफुल हो जाता है। ये यहाँ पर अपने फोन को पकड़ते हुए कहता है कि मैं इसे हैच इसीलिए कर पाया हूँ क्योंकि मेरी फिजिक्स पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई थी। चलो जब वे हैच हो गया है तो चलो उसे चेक करते हैं कि आखिरकार वे कैसा है। अब इतना कहकर ये अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सेंस करते हुए कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फील हो रहा है। अब इसके बाद जाविन अपने गेम को चालू कर उस डॉक्टर को चेक करने लगता है। अब जाविन इसके स्टैट्स और इसको देखते हुए बोलता है कि इसके स्टैट्स तो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, लेकिन ये चलेगा क्योंकि ये अच्छा हुआ कि ये ऐसा दिखता है, उस मास्क वाले डॉक्टर के जैसा नहीं दिखता है, वरना मैं क्या करता। जिसके बाद जाविन इसके स्किल्स को चेक करने लगता है और इसे चेक करते हुए बोलता है कि देखा जाए तो इसके पास जितने भी स्किल्स है वे मेडिकल्स के हैं। ये कम्प्लीटली बेकार तो नहीं है, लेकिन मुझे मेडिकल नॉलेज के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं है, पर अगर मैं देखूं तो ये बैटलफील्ड में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, जो कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट में काम आएंगे। जिसके बाद ही अपने बीस्ट को देखते हुए बोलता है कि ये डार्क डॉक्टर अभी सिर्फ अपने हैचिंग स्टेट पे है, लेकिन जब ये अपने एपिक क्लास के पावर को गेन कर लेगा तब ये वही सोल डॉक्टर बन जाएगा जैसा कि उस मास्क वाले डॉक्टर के पास था। और सच बताओ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी इसके टेरिफाइंग प्रेशर से बाहर निकल सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था। जिसके बाद ही जाविन थोड़ा निराश होते हुए बोलता है कि पर लो लेवल के एग इस पर काम नहीं करेंगे, जिसे कि ये खाकर अपने पुराने पावर को गेन कर सके। सच में ये कितना ज्यादा बुरा हुआ, मुझे इसे इवॉल्व करने के लिए एपिक क्लास के एग्स की जरूरत होगी, पर आखिरकार मैं उन्हें कैसे पा सकता हूँ जबकि मैं उन्हें हरा ही नहीं पाता। लगता है कि फिर से मैं यहाँ पर मुसीबत में पड़ चुका हूँ, जहाँ पर मुझे अपने बीस्ट को इवॉल्व करने के लिए कंपेनियन बीस्ट एग खिलाना होगा। पर तभी जाविन के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये बोलता है कि अगर कैसा हो कि मैं किसी के साथ टीम अप कर उसे हराऊं, एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसके साथ मैं मिलकर एक एपिक क्लास के क्रिएचर को मारूं, तो शायद ये काम कर सकता है और मैं अपने बीस्ट के लिए कंपेनियन बीस्ट एग ला सकता हूँ। लेकिन मैंने पहले ही अपने सीनियर्स से मदद ले लिया है, तो इसीलिए मैं उनसे मदद नहीं ले सकता। जिसके बाद ये अपने फोन को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रेनिंग रूम को देखते हैं, जहाँ पर लीजियन को जाविन फोन करता है और इसको उन सभी चीजों के बारे में बता देता है। तो उन सभी बातों को सुनकर लीजियन कहता है कि ओ, तो तुम एक एपिक क्लास के क्रिएचर को मारना चाहते हो, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद ही लीजियन जाविन का शुक्रिया करते हुए कहता है कि सच में जो तुम्हारी बकरी है वे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसकी वजह से मेरा वॉर्ड गॉड लाइफ प्रोविडेंस बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो गया है। लेकिन तभी जाविन कहता है कि पर अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि हमें कहाँ जाना है, तो इसीलिए जब मैं वहाँ पर जाने के लिए प्लान बना लूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो इस पर दूसरी तरफ से लीजियन कहता है कि ठीक है। अब इसके बाद जाविन फोन को रखकर हुआनजी को फोन लगाते हुए कहता है कि सीनियर आखिरकार आप कहाँ पर हो। तो इस पर हुआनजी इससे बोलता है कि मैं होली लैंड ऑफ फेडरेशन के अंदर आया हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। तो इस बात को सुनते ही जाविन फोन को रख देता है और फोन को रखते हुए अपने मन में बोलता है कि सीनियर हुआनजी तो यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी और को ढूंढना चाहिए। अब इसके बाद जाविन एक एपिक रैंक के मास्टर को ढूंढने के लिए अपने गेम के जितने भी डंजन होते हैं उसके सामने आ जाता है। जाविन यहाँ पर अपने सामने देखते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर एक अच्छे से एपिक रैंक के मास्टर को ढूंढना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ना हो और जो मेरी रिक्वायरमेंट है वे भी उससे पूरी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बेफालतू में मुझे अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डालना। अब इसके बाद जाविन एक एक करके सभी डंजन को देखते हुए बोलता है कि मैं अभी तक बहुत सारे एपिक क्लास के क्रिएचर का सामना कर चुका हूँ, लेकिन हर बार मैं उनसे मारा ही जाता हूँ। मैं अभी तक एक भी एपिक क्लास के क्रिएचर को नहीं मार पाया। इन सभी डंजन के अंदर एक एक एपिक क्लास के क्रिएचर है, लेकिन वे सभी के सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जैसे कि वे एंड केव वाला जो कि मुझे तुरंत ही मार डालता है। मैं उस गोल्डन एंड के सामने जरा सा भी नहीं टिक पाता। और ये आगे बोलता है कि यहाँ पर मेरे फोन में ऐसे कई सारे डंजन हैं जहाँ पर कि मैं रियलिटी में नहीं जा सकता, क्योंकि या तो वे बहुत ही ज्यादा दूर है या तो उसमें से कुछ ऐसे हैं जिसका कि रियल डंजन कहाँ पर है मुझे नहीं पता।
जैसे कि ये एंट वाला। अब ये सब सोचकर जाविन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद ये बोलता है कि छोड़ो, चलो उसी डंजन में चलते हैं जिसमें कि मैंने अपना पहला एपिक रैंक का क्रिएचर मारा था, उस फेरी वाले डंजन में। अब इतना कहकर जाविन ड्रैगन गेट के डंजन में आ जाता है। ये यहाँ पर ड्रैगन गेट के दूसरी साइड में आया होता है, जहाँ का नाम की बिंगयान केव है। ये चारों तरफ देखते हुए बोलता है कि ये पहली बार है कि मैं ड्रैगन गेट के इस साइड पे आया हूँ। ये यहाँ पर चारों तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में ये जगह परफेक्ट है, यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आना बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा बाकी सभी एरियाओं से, क्योंकि वे जगह बहुत ही ज्यादा दूर होंगे। ऊपर से हमें उसे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जाविन ये सब सोच रहा होता है कि उतने में इसे एक रोर की आवाज सुनाई देती है। अब इस आवाज को सुनते ही ये जैसे ही अपने सामने देखता है तो इसे एक शेर दिखता है। जाविन इसे देखते हुए बोलता है कि अरे ये तो एक टाइगर का बच्चा है। कि उतने में जो ये टाइगर होता है वे जाविन पर हमला कर देता है, जिसे कि जाविन पीछे हटकर डॉज कर लेता है। ये इसे डॉज तो कर लेता है, लेकिन ये इसकी पावर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। जाविन उसकी पावर से निकल रही वेव को देखते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं तो यहाँ पर बाल बाल बच गया। सच में मुझे ये लगा नहीं था कि एक एपिक क्लास का क्रिएचर निकलेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं जहाँ वे टाइगर जाविन पर लगातार हमला करने लगता है, जिससे कि जाविन बाल बाल बच रहा होता है। ये यहाँ पर उससे बचकर भागते हुए कहता है कि सच में ये टाइगर तो पागल हो गया है, जो कि मेरे कुछ किए बिना ही मुझ पर इतनी खतरनाक अटैक कर रहा है। हम उस टाइगर को देखते हैं जो कि जाविन पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इस बार जाविन भी अपने ब्लड स्लैश से उस पर हमला करता है, लेकिन वे टाइगर अपने टेल से इस अटैक को बड़े ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके बाद ये जाविन पर रोर करने लगता है। लेकिन अगले ही पल जाविन अपने दूसरे अटैक से भी इस पर हमला कर देता है, जिससे कि ये टाइगर एक बर्फ में कैद हो जाता है और जम जाता है। लेकिन ये अटैक भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ये टाइगर बड़े ही आसानी से इस बर्फ को तोड़ देता है, जिसके बाद ये फिर से जाविन पर रोर करने लगता है। अब ये देखकर जाविन भी घबरा कर पीछे हटने लगता है। ये यहाँ पर पीछे हटते हुए कहता है कि अच्छा, मुझे यहाँ पर समझ में आ गया कि आखिरकार ये मेरे हर एक स्पेल के पावर को कैसे तोड़ रहा है। इसे यहाँ पर मेरे हर एक स्पेल के पावर को तोड़ने के लिए रोर करने की जरूरत होती है। जिसके बाद ही जाविन यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इसे नहीं हरा सकता, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। ये यहाँ पर ये सब कहकर भाग रहा होता है कि उतने में वे टाइगर इसके ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर इसे एक ही अटैक में खत्म कर देता है। अब इसके बाद हम जाविन के फोन को देखते हैं जहाँ पर कि गेम ओवर हो गया था। तो अब जाविन अपने फोन को देखते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगा ही था कि मैं अकेले एक एपिक क्लास के क्रिएचर को नहीं हरा सकता, पर शायद अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे यहाँ पर एक टीम की जरूरत होगी। जिसके बाद ही जाविन हमें आगे बताता है कि एपिक क्लास के क्रिएचर का एट्रीब्यूट ही सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि जिसकी वजह से हमें उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा उनकी यूनिक मिस्टीरियस पावर, उनके लाइफ प्रोविडेंस और उनके वेटिलिटी स्किल और खासकर उनके लाइफ सोल्स ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इतना बड़ा गैप क्रिएट होता है। लाइफ सोल्स ही एक ऐसी चीज है जो कि एक लेजेंडरी क्लास क्रिएचर और एपिक क्लास के क्रिएचर के बीच में गैप क्रिएट करता है। जिसके बाद ही जाविन उस टाइगर के बारे में बात करते हुए कहता है कि अभी मैं जिस टाइगर से फाइट कर रहा था वे इतनी जल्दी में आकर मुझे मार रहा था, और वे भी इतनी आसानी से कि मुझे उसकी लाइफ प्रोविडेंस या लाइफ सोल के बारे में पता नहीं चला। सच में उस टाइगर को देख के ऐसा लग रहा था कि वे टाइगर अकेले ही सबको तबाह कर सकता है, पर शायद अगर हम 4 लेजेंडरी क्लास मिलकर एक साथ उस पर एक पैटर्न से हमला करें तो शायद ये हो सकता है कि हम उसे हरा सके। क्योंकि उस बीस्ट को देख के ऐसा लग रहा था कि उस बीस्ट के पास कोई भी ट्रिक नहीं है, वे मुझ पर सीधा ही हमला कर रहा था। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उसे बड़े ही आसानी से मार सकते हैं। पर क्या सच में ऐसा कोई एपिक क्लास का क्रिएचर रियलिटी में एग्जिस्ट करता होगा? क्योंकि इस तरीके से कोई भी एपिक क्लास का क्रिएचर फाइट नहीं करता। जिसके बाद जाविन फिर से उस टाइगर से फाइट करने लगता है और इसके उसके साथ फाइट करते हुए आधी रात भी हो जाती है, लेकिन तब भी वे उसे नहीं मार पाता। हम देखते हैं जहाँ जाविन इस बार भी उस टाइगर के हाथों मारा जाता है, पर इस बार ये उस टाइगर को हल्का सा जख्मी करने में कामयाब हो गया था। जाविन इसे घायल करते हुए बोलता है कि मैं इसके अटैक पैटर्न को समझ गया हूँ, और मैं सच बताऊँ तो इसके पास कोई भी स्पेशल तरीके का अटैक नहीं है। अब जाविन गेम को बंद करने के बाद लेटते हुए कहता है कि क्या सच में इस तरीके का कोई एपिक क्लास का क्रिएचर हो सकता है जिसका की अटैक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो। अब इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जाविन उसी मॉन्स्टर के बारे में सबको बता रहा था। तो लीजियन जाविन की बात सुनकर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या एक छोटा सा टाइगर, वे भी एपिक क्लास का? तो जाविन इस पर कहता है कि हाँ, वे बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन आखिरकार इसमें गलत क्या है जो कि तुम इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए? तो लीजियन इस पर कहता है कि नहीं, वे बात नहीं है, बस तुम जिस टाइगर के बारे में बात कर रहे हो आखिरकार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तो इस बात को सुनकर जाविन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये
तभी जियाओलू जाविन को बताती है कि असल में वे एक प्रोटेक्टेड डायमेंशनल क्रिएचर है। तो जाविन इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि क्या एक प्रोटेक्टिव डायमेंशनल क्रिएचर। तो लीजियन इस पर बताते हुए कहता है कि मुझे उस टाइगर की थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन पता है कि फेडरेशन एक डायमेंशनल बीस्ट को क्रिएट कर रही है जो कि लकीली एक लिटिल टाइगर है। पर सच बताऊं तो अगर तुम उसे हंट करते हो तो तुम्हें कुछ खास अच्छे स्किल नहीं मिलेंगे। पर इन सभी के अलावा कुछ और भी ऐसे रिसर्च है जिसके अंदर बताया गया है कि अगर तुम उस टाइगर को हंट करते हो तो हो सकता है कि तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल कंपेनियन बीस्ट एग मिले जिनके एट्रीब्यूट नॉर्मल से काफी ही ज्यादा हाई होंगे। पर अगर मैं ये बताऊं तो ये भी बहुत ही ज्यादा बेकार होगा क्योंकि उसे एग बहुत ही ज्यादा कम चांस में मिलते हैं। तो अब इस बात को सुनते ही जाविन जियाओलू को घूरने लगता है। तभी लीजियन आगे बोलता है कि पर ड्रैगन डंजन के विज्ञान केव में जाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। वहाँ पर उसके अंदर जाने के लिए कई सारे नियम बनाए गए हैं और उस जगह पर फेडरेशन ने सिक्योरिटी भी लगाई हुई है, कोई ऐसे ही उसके अंदर नहीं जा सकता। अब इसके बाद हमें विज्ञान केव के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर इसके अंदर जाने के लिए ड्रॉ सिस्टम बनाया गया है और हर एक ड्रॉ के लिए 10,000 युआन देने होंगे और उनमें से केवल 1% चांस होता है कि तुम्हें उसके अंदर 72 घंटे वाला चांस मिले, वरना 99% लोगों को सिर्फ 1 से 5 घंटे वाला चांस मिलता है जिसमें कि वे उसके अंदर जाकर कुछ भी कर सकते हैं। अब वहीं पर खड़ा हुआ गार्ड इन लोगों से कहता है कि यहाँ पर कोई भी गंदी सी ट्रिक खेलने का कोशिश नहीं करेगा क्योंकि मैं यहाँ पर चीट्स को सेंस कर सकता हूँ, तो इसीलिए तुम में से कोई भी उसके बारे में सोचना भी मत। अब इस बात को सुनकर हम सामने लीजियन को देखते हैं जो कि जाविन से कहता है कि चलो हम लोग अब ट्राई करके देखते हैं कि आखिरकार क्या रिजल्ट आता है। कि तभी जियाओलू आगे आते हुए बोलती है कि ये चीज तुम मुझ पर छोड़ दो और फिर कुछ ही देर बाद उसके पास 4 पासेस होते हैं जहाँ पर वे उन पासेस को दिखाते हुए बोलती है कि चलो मुझे पासेस मिल गए हैं, आखिरकार तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो। अब उसे उतनी जल्दी गेट के पास देखकर ये सब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। अब इसके बाद हम ड्रॉ मशीन को देखते हैं जहाँ पर जियाओलू ने सभी के सभी 4 स्पेशल प्राइजेस जीते थे और वहीं पर खड़ा गार्ड ये देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि इस लड़की ने एक साथ 4 स्पेशल प्राइजेस को जीत लिया, ये कैसे हो सकता है। मैंने तो यहाँ पर किसी चीटिंग वाले पावर को सेंस तक नहीं किया जो कि यहाँ पर इंटरफेयर कर रही हो। तो इसीलिए ये यहाँ पर मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट को कॉल करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मशीन है वे खराब हो चुकी है। अब इसके बाद अंदर आने के बाद लीजियन जियाओलू से पूछता है कि आखिर तुमने एक साथ 4 स्पेशल प्राइज कैसे जीत लिया। तो इस पर जियाओलू बोलती है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, बस मैंने मशीन के बटन को 4 बार दबाया था और मुझे ये मिल गया। तो लीजियन इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता और बोलता है कि क्या सच में। तो इस पर क्यूआन उसे बताता है कि ली फैमिली वहाँ से नहीं आई है जहाँ की हम लोग रहते हैं, ये वहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, भले ही हमें ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खास लग रहा हो। जिसके बाद ही जियाओलू के बारे में बताते हुए कहता है कि इसकी कई सारी बचपन की ऐसी कहानियां हैं जिसके बारे में अगर मैं तुम्हें बताने बैठूं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन वे कहानियां नहीं खत्म होगी। एक बार जब जियाओलू का जन्म ही हुआ था तब उसके कुछ दिनों बाद ही उसने एक 10 मिलियन युआन का लॉटरी जीत लिया था और उसके अलावा जब उसने एक राह चलते आदमी से एक हेयर पिन खरीदा था तब उस हेयर पिन के जो टॉप पर पत्थर लगा हुआ था वे एक सुपर रेयर जेम निकल गया था जिसकी की कीमत मिलियंस में थी और उस वक्त जियाओलू सिर्फ 3 साल की थी। और भी ऐसे कई सारे किस्से हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जैसे कि उतने में लीजियन बोलता है कि बस अब यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम यहाँ पर जियाओलू के साथ मिलकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस बात को सुनकर क्यूवन बोलता है कि क्या सच में तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, तो चलो ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें एक डेमो करके दिखाता हूँ। जो कहते हुए ये अपनी जेब से एक कॉइन निकालता है और जियाओलू से बोलता है कि हेड या टेल। तो इस पर जियाओलू बोलती है कि हेड या टेल, छोड़ो मैं यहाँ पर एक अलग पॉसिबिलिटी रखती हूँ, ये सिक्का खड़ा होगा। तो लीजियन हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन होता भी है इसमें। तो अब क्यूवन सिक्के को टॉस कर देता है जिसे कि लीजियन पकड़ने की कोशिश करता है पर ये सिक्का लीजियन के सर पर टकराकर नीचे गिर जाता है और जैसा कि जियाओलू ने कहा था ये सिक्का बिल्कुल खड़ा हो जाता है। तो अब इस चमत्कार को देखकर लीजियन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जाविन भी ये देखकर अपने मन में बोलता है कि सच में इसका लक तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। तो अब जियाओलू के इस लक को देखते ही लीजियन तुरंत ही जियाओलू के पास चला जाता है और उसके पास जाते हुए बोलता है कि सिस्टर आखिरकार इस छोटे टाइगर के बारे में किसे ही परवाह है, आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है मेरे साथ कल गैम्बल सिटी में चलने का। पर जियाओलू लीजियन को साफ तौर पर मना कर देती है और जाविन ये देखकर पीछे से बोलता है कि तुम उसे बेवकूफ बनाना बंद करो, ये मत भूलो कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो इस पर लीजियन कहता है कि आखिरकार तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हम लोग सही जा रहे हैं और वैसे भी वे लिटिल टाइगर यहाँ पर नहीं आ जाएगा। कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं पर उन्हें भी वे लिटिल टाइगर इतनी जल्दी नहीं मिलता और वैसे भी हम लोग के पास बहुत ही ज्यादा लंबा समय है तो हम उसे आराम से ढूंढेंगे। अब लीजियन
इतना कहता ही है कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो ये देखकर जियालू पीछे हटते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि वे ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। हम सामने देखते हैं जहाँ की सच में वे टाइगर यहाँ पर आ गया था। अब उस टाइगर को देखते ही सभी लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जाविन यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग सावधान रहना, भले ही वे कितना भी ज्यादा कमजोर टाइगर क्यों ना हो, पर वे एक एपिक क्लास का क्रिएचर है, तो इसीलिए सभी जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। अब इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक गार्ड चेक कर बताते हुए कहता है कि जाविन हाँ वे भी उन लोगों में से एक है जो कि अंदर गए हैं, पर उन लोगों को 72 घंटे की फ्री एंट्री मिली है, जिससे कि मैं ये नहीं बता सकता कि वे लोग कब बाहर आएंगे। हम सामने देखते हैं जहाँ ये सब पूछने वाली आजिन होती है, ये बोलती है कि यानी उन्हें काफी ज्यादा लंबा समय लग सकता है, तो देख के ऐसा नहीं लगता है कि मैं उससे अभी मिल पाऊंगी।